तो आज हम लोग क्लास थर्ड चैप्टर का क्या करेंगे, सारा का सारा रिवाइज करेंगे। थर्ड चैप्टर याद है ना, क्या नाम है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। हिंदी से क्या कहते हैं? बोलो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो गौर से सुनो। सबसे पहला सवाल हम लोग इसमें पढ़े थे बायोट सेवार्ट। क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? बायोट सेवार्ट। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बीएल लॉ। क्या बोलते हैं? बीएसएल लॉ। याद है कि नहीं? बायोट सेवार्ट लॉ। तो बायोट सेवार्ट लॉ को क्या कहते हैं? लैप्लास का नियम। क्या कहते हैं? लैप्लास का नियम। ये किसके लिए था? टेढ़ा मेढ़ा तार। किसके लिए था? जब किसी टेढ़े मेढ़े तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस तार के छोटा सा भाग, याद है कि नहीं? इस तार के छोटा सा भाग डीएल। इस तार के छोटा सा भाग डीएल के मध्य बिंदु ओ से आगे एक बिंदु क्या था? पी। और पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना था? सब एक साथ बोलिए, ठीक है? किसी टेढ़ा मेढ़ा तार के बगल में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? dV आइडियल साइन थीटा बाय आइडियल साइन थीटा बाय। और dV की दिशा कैसे निकालते थे? राइट हैंड रूल से। कैसे निकालते थे? अगर इस तार से नीचे से ऊपर की ओर धारा जा रहा है तो राइट हैंड को इस प्रकार रखेंगे। अंगूठा क्या बताएगा? धारा की दिशा। मुड़ी ओनली चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लो इस तार से नीचे से ऊपर की ओर, इस तार से करंट नीचे से ऊपर की ओर, तो dV की दिशा किधर होगा? अंदर की ओर। dV की दिशा क्या होगा? अंदर की ओर। याद है कि नहीं है? इस तार से ऐसे, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। अरे याद है ना? ये अंगूठा धारा की दिशा, मुड़ी और अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा। इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा कि नहीं होगा? और चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई आसपास रेखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इस बिंदु पर खींची गई आसपास रेखा ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। समझ में आ रहा है क्या? इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगा, याद है ना? तो इस बिंदु पर खींची गई आसपास रेखा किधर जाएगा? अंदर की ओर। किधर जाएगा? अगर मान लो ऊपर से नीचे धारा प्रवाहित होता तो ऐसे बाहर की ओर। तुम लोग क्या लिखेगा? कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। पहला बार में क्या लिखेगा? कागज के तल के लंबवत। अगर धारा ऊपर से नीचे तो क्या लिखेगा? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। समझ में आ गया? अगर नीचे से ऊपर तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और ऊपर से नीचे तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो किसी टेढ़ा मेढ़ा तार के एक छोटे से भाग dl से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होता है? dV आइडियल साइन थीटा बाय आइडियल साइन थीटा बाय। उसके बाद एक और क्वेश्चन पढ़ा दिया है। किसी वृत्ताकार तार, किसी वृत्ताकार तार, तो किसी वृत्ताकार तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना था? B म्यू नॉट I बाय म्यू नॉट I बाय 2r। जल्दी बोलो, म्यू नॉट I बाय 2r। जोर से, म्यू नॉट I बाय 2r। म्यू नॉट I बाय 2r। अगर किसी वृत्ताकार कॉइल हो तो, किसी वृत्ताकार कॉइल हो तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? म्यू नॉट I बाय 2r। 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 फटाफट बताओ। किसी लंबे सीधे टेढ़ा मेढ़ा तार के बगल में चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होता है? dV म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय आइडियल साइन थीटा बाय आइडियल साइन थीटा बाय। किसी वृत्ताकार तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? dV म्यू नॉट I बाय 2r। जल्दी बोलो, म्यू नॉट I बाय 2r। म्यू नॉट I बाय 2r। म्यू नॉट I बाय 2r। अगर किसी वृत्ताकार कुंडली हो तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? म्यू नॉट म्यू नॉट I बाय 2r। म्यू नॉट I बाय 2r। याद करो, पढ़ाए थे किसी वृत्ताकार तार में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किधर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट पास कर रहा है तो सामने वाला फेस कैसा भी होगा? वेरी गुड, सामने वाला फेस साउथ। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है, मतलब जब किसी वृत्ताकार तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका एक फेस साउथ पोल और एक फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है तो सामने वाला फेस साउथ पोल, और
एंटी क्लॉकवाइज में तो बढ़ा दिए थे। कैसे निकालते हैं? तो राइट हैंड रूल से। चारों उंगलियां क्या बताएगा? धारा की दिशा। अंगूठा क्या बताएगा? चुंबक क्षेत्र की दिशा। तो कौन से लिखो यहाँ पे धारा की दिशा ऐसे है, चारों उंगलियां क्या बताएगा? धारा की दिशा। अंगूठा क्या? अंदर। अंगूठा क्या? अंदर। तो अंदर मतलब पीछे में होगा नॉर्थ पोल और सामने क्या होगा? साउथ पोल। क्लियर हो गया? तो जब किसी वृत्ताकार तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो कैसा व्यवहार करता है ये? मैग्नेटिक। कैसे व्यवहार करता है? चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसका एक फेस साउथ पोल और एक फेस नॉर्थ पोल। इसका एक फेस साउथ पोल और एक फेस नॉर्थ पोल। एक फेस साउथ और नॉर्थ। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो तो छोटा खाली पॉइंट याद करो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। छोटा-छोटा क्या याद रखना? पॉइंट। कल का टेस्ट में वही समझ में आएगा। समझ में आएगी? यहीं से सारा का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? चलो, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होगा तो सामने वाला फेस साउथ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नॉर्थ। क्लियर है? अच्छा, सवाल ऐसे आता है कि अगर किसी वृत्ताकार कुंडली में लपेटों की संख्या बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे? अगर किसी वृत्ताकार कुंडली में लपेटों की संख्या बढ़ा दे, लपेटों की संख्या बढ़ा दे, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। मान कहेगा बढ़ेगा। 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 एनवा ऊपर है ना, एनवा ऊपर है तो लपेटों की संख्या बढ़ाएंगे तो बी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या होता है? बढ़ेगा। अच्छा, कुंडली को बड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अगर कुंडली बड़ा होगा तो त्रिज्या क्या होगा? ज्यादा। त्रिज्या क्या होगा? ज्यादा। अरे रेडियस क्या होगा? ज्यादा। अगर त्रिज्या ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि आर क्या है? नीचे। बी का मान क्या होगा? घटेगा। बी का मान क्या होगा? घटेगा। कोई दिक्कत है? अगर इस वृत्ताकार तार में बहने वाली धारा का मान बढ़ा दे, धारा का मान क्या कर दे? बढ़ा दे। मान लो पहले 2 एम्पीयर का, बाद में हम 10 एम्पीयर का करंट पास करा दिए, कितना? 10 एम्पीयर। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। ऊपर में भी दिखाई दे रहा है बढ़ेगा, करंट ऊपर है कि नहीं है? टीवी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ भी दिखाई दे रहा है बी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। करंट जितना ज्यादा, याद करो तुम लोग को बताया था कंपास का सुई उतना ज्यादा हिलता है। बताया कि नहीं बताया? कंपास का सुई जितना ज्यादा करंट पास करेगा, कंपास का सुई उतना ज्यादा हिलेगा। अरे डिफ्लेक्शन करेगा, क्या करेगा? विक्षेप उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? विक्षेप उत्पन्न करेगा। समझ में आ गया? फटाफट जवाब दो। किसी टेढ़ा मेढ़ा तार के बगल में चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना? म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आइडियल साइन थीटा बाय आइडियल साइन थीटा बाय आइडियल साइन थीटा बाय कोई दिक्कत है? आइडियल साइन थीटा बाय स्क्वायर। क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, किसी वृत्ताकार तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या होता है? म्यू नॉट आई बाय 2r। म्यू नॉट आई बाय 2r, क्योंकि वृत्ताकार तार बोल रहे हैं ना। अच्छा, यही वृत्ताकार कुंडली होगा तब म्यू नॉट आई बाय 2r। म्यू नॉट आई बाय 2r। जो तुम लोग का सिलेबस में वही सब पढ़ा दे रहे हैं। समझ में आ गया? हालांकि अभी कट हो गया ना कुछ, अरे कुछ रिड्यूस किया है ना, उसी का था। ठीक है? यह तो समझ में आ गया था। आगे देखो, पढ़ाई थी कि चुंबकीय क्षेत्र बी से कोई गतिशील धनावेशित कण q v वेग से गति कर रहा है। कितना वेग से? v वेग से गति कर रहा है। दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। यानी कि जब कोई गतिशील धनावेशित कण q समरूप चुंबकीय क्षेत्र b से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गति करता है। कितना वेग से? कितना वेग से? v वेग से गति करता है, तब समरूप चुंबकीय क्षेत्र b के कारण इस गतिशील धनावेशित कण पर भी क्या लगेगा? बल। कितना बल लगेगा बाबू? F QBV sin थीटा। कितना लगेगा? QBV sin थीटा। QBV sin थीटा। इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, चुंबकीय लॉरेंज बल। क्या कहा जाता है? चुंबकीय लॉरेंज बल। जल्दी बोलो, क्या बोला जाता है? चुंबकीय लॉरेंज बल। चुंबकीय लॉरेंज बल कितना होता है? F QBV sin थीटा। QBV sin थीटा। F QBV sin थीटा। F QBV sin थीटा। QBV sin थीटा। जब गतिशील धनावेशित कण q समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रहेगा, किधर रहेगा? लंबवत थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस पर लगने वाला बल कितना? QBV मार खाएगा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो sin 90 वैल्यू क्या होता है? QBV मतलब महत्तम बल। क्या लगेगा? पढ़ा दिया ना सभी, सब रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है? तो मैक्सिमम बल लगेगा। क्या लगेगा? मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम बल की दिशा कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट। कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट। और इस बल के कारण इस गतिशील धनावेशित कण का पाथ कैसा होता है? कैसा होता है? यानी कि जब कोई गतिशील धनावेशित कण q समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करेगा तो ये एक सर्कुलर पाथ पर गति करता है। कैसे पाथ पर गति करेगा? तो ये गोल गोल पाथ बनाता है। कैसे बनाता है? गोल गोल। तो सर्कुलर। समझ में आ गया कि वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? क्या इसका वेग बदलता है? क्या मतलब इसका चाल बदलता है? क्या नहीं, इसका चाल नहीं बदलता। क्या बदलता है? वेग।
वेग मतलब दिशा भी बदल रहा है, वेग भी बदल रहा है। चाल इसका क्या रहता है? स्पीड कांस्टेंट रहता है। स्पीड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। वेग के साथ क्या होता है? मान भी होता है, दिशा भी होता है। तो दिशा बदल रहा है, हर एक क्षण क्या हो रहा है? दिशा बदल रहा है। वेग बोल सकते बदल रहा है ना, लेकिन चाल बदलता नहीं। चाल मतलब हर एक टाइम कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, यही ना। देखो वेग के पास मान भी होता है, दिशा भी होता है। अगर दिशा भी बदल रहा है मतलब वेग बदल रहा है। क्या बदल रहा है? वेग। चाल नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? याद रखना, गतिशील धरावेशित कण का चाल नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? चाल नहीं बदलता है। समझ में आ गया? ये कैसा पाथ में गति करता है? तो वृत्ताकार पाथ पर गति करता है। कहां, किस पाथ पर? वृत्ताकार पाथ पर। अच्छा बताओ कि जब कोई गतिशील धरावेशित कण b के ही दिशा में गति करे, किधर? b के ही दिशा में करेगा, तो थीटा का कितना होगा? तो इस पर कोई बल नहीं लगता, इस पर कोई बल नहीं लगता, इस पर कोई बल नहीं लगता, इस पर कोई बल नहीं लगता। पहले कुछ समझ में आ गया? अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिशील धरावेशित कण रुका हुआ, क्या है? रुका हुआ, तो वेग क्या होगा? 0। वेग क्या हो गया? 0। तब इस पर बल लगेगा? नहीं लगेगा, तब 20 पर बल नहीं लगेगा, क्योंकि आप इक्वल टू क्यू भी साइड आएगा। v 0 तो कहानी खत्म। इस पर कोई बल नहीं लगेगा, तब 20 पर कोई बल नहीं लगेगा, तब 20 पर कोई बल नहीं लगेगा। फटाफट बोलो। किसी टेढ़े मेढ़े तार के बगल में चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होता है? dV इक्वल टू इसे क्या कहते हैं? बायोट स्क्वायर। और क्या कहते हैं? लैप्लास का नियम। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होता है? कितना होता है? हाँ, म्यू नॉट अरे कुंडली बोले है ना, म्यू नॉट Ni बाय 2। अगर वृत्ताकार तार बोलते तो क्या होता है? म्यू नॉट I बाय 2। कोई दिक्कत है? जब कोई गतिशील धनावेशित कण q समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में गति करता है तो इस पर कितना बल लगता है? महत्तम बल लगता है। क्या लगता है? महत्तम बल कितना? F इक्वल टू q। अरे 90 डिग्री पर गति कर रहा है, लंबवत बोले। इसका पथ कैसा होता है? इसका पथ कैसा होता है? इसका पथ कैसा? अच्छा, जब कोई चालक समरूप चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाकर स्थित रहता है तब इस पर कितना बल लगता है? मान लो इस चालक से I धारा प्रवाहित हो रहा है जी, इसे पढ़ाए ना सब। कैपिटल कितना? IL B sin थीटा। फिर वही कहानी, अगर ये B के ही दिशा में होगा तो थीटा इक्वल टू 0, इस पर लगेगा 0, इस पर कोई बल नहीं लगेगा, इस पर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन यही लंबवत दिशा में रहेगा तो इस पर महत्तम बल लगेगा, कितना लगेगा? और इस महत्तम बल की दिशा कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है कि हम अपने बाएं हाथ के तीन उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे। तीनों उंगलियों के तीन उंगली कौन कौन? तर्जनी, 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 समझ में आ गया? तीनों क्या हो? लंब। इस प्रकार है ना, ये इसके 90 है, ये इसके 90 और ये भी इसके 90। समझ में आ गया? यदि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, ये मध्यमा धारा की दिशा, उस पर लगने वाले बल की दिशा, उस पर लगने वाले बल की दिशा वो बताएगा। चलो इसको भी बताइए देते किधर बल की दिशा है। मान लो यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं, गौर से देखना, सब ये सब पढ़ाया हुआ है ना। तो अगर B की दिशा ऐसे है, Q की मान लो यहाँ पे धनावेश कण की सॉरी कंडक्टर की दिशा है ना, चालक की दिशा ऐसे है और मान लो I करंट पास हो रहा है। कितना करंट? इधर ऊपर की ओर। तो B की दिशा ये B की दिशा बताता है। अरे बोलो। अच्छा, ये मध्यमा क्या बताता है? धारा की दिशा। इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब देखो B की दिशा ऐसे है, धारा की दिशा ऐसे है। अंगूठा किधर शो कर रहा है? अंदर। किधर शो कर रहा है? इस चालक पर लगातार लंबवत दिशा में अंदर की ओर बल लगा रहा है। कितना बल लगेगा? F इक्वल टू इस बल की दिशा कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। क्लियर है बात? चलो, इसको बताइए साइक्लोट्रॉन। क्या बताते हैं? साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से भारी धनावेशित कणों को त्वरित कर उसकी ऊर्जा को काफी ज्यादा बढ़ाया जाता है। समझ में आ गया? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से भारी धनावेशित कणों को त्वरित कर उसकी ऊर्जा को काफी ज्यादा बढ़ाया जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, साइक्लोट्रॉन में 2 डीज होता है ना? कितना डीज होता है? 2 डीज। अच्छा, साइक्लोट्रॉन में किसको किसको त्वरित किया जाता है?
अल्फा कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अल्फा कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोल देते ईटीसी लिख लो, और भी हो सकता है कि नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर सकता है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं। न्यूट्रॉन को त्वरित कर सकता है? नहीं। इसका कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होगा। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होगा, इसलिए इसको भी त्वरित नहीं कर सकते। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अच्छा, साइक्लोट्रॉन में काय डीज होता है? दो डीज। डीज 1 और डीज 2। डीज 1 और डीज 2 को किससे जोड़ते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी एक हाई वोल्टेज का डिवाइस से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहा जाता है। कोई दिक्कत है क्या? एक डिवाइस है जो इसकी ध्रुवता को क्या करता था? बदल देता था। जो इसकी ध्रुवता को बदल देता था। जो इसकी ध्रुवता को बदल देता था। अच्छा बताओ कि डीज 1 में किसमें? धनावेशित कण को अर्ध चक्र मतलब आधा चक्कर है ना, तो आधा चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता था? याद है? तो T1 इक्वल टू पाई एम बाई डी। तो और आधा चक्कर मारने में, यानी कि दूसरा डीज में आधा चक्कर मारने में कितना चक्कर लगाता? फिर इतना ही, सेम टाइम पाई एम बाई, यानी कि दोनों सेम टाइम में आधा आधा चक्कर मारते हैं। बताए थे कि नहीं बताए? कि डीज 1 में जितना समय लगाता था डीज 2 में भी उतना ही समय लगाता। कोई दिक्कत है? नहीं ना। बोलो साइक्लोट्रॉन का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? साइक्लोट्रॉन का आवर्तकाल का मतलब साइक्लोट्रॉन में गतिशील धनावेशित कण का आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो आधा चक्कर पूरा करने में लगा समय 2 पाई है, और आधा चक्कर पूरा करने में लगा 2 पाई है। दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा एक चक्कर का समय मिलेगा। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय t इक्वल हो जाएगा 2 पाई m बाय v। 2 पाई m बाय v। समझ में आ गया? 2 पाई m बाय v। ये क्या है? साइक्लोट्रॉन का आवर्तकाल। अच्छा, साइक्लोट्रॉन में धनावेशित कण की आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति का मतलब क्या बताया था? बताओ। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में कितना चक्कर मारना है? एक सेकंड में कितना? अगर मान लो कि साइक्लोट्रॉन में गतिशील धनावेशित कण जो है एक सेकंड में मान लो 50 चक्कर मार देता है। कितना चक्कर? 50 चक्कर। कितना सेकंड में? एक सेकंड में अगर 50 चक्कर मारता है तो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कितना होगा? 50। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति क्या होगा? 50। एक सेकंड में जितना चक्कर मारता है उसे साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कहते हैं। तो t समय में एक चक्कर मारा, t समय में कितना चक्कर? एक चक्कर। t समय में एक चक्कर। t समय में एक चक्कर। तो एक सेकंड में कितना चक्कर? 1/t। और एक सेकंड में जितना चक्कर मारता है उसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। 1/t होगा। बोलो होगा t का मान ये डालेंगे तो का वैल्यू कितना आएगा? बोलो bq/2 पाई। bq/2 पाई ये है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति बात समझ में आ गया? ये क्या है? साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। क्लियर हो गया? फटाफट जवाब देगा ना। चलो, साइक्लोट्रॉन में आधा चक्कर मारने में कितना समय लगाता है? और आधा चक्कर मारने में साइक्लोट्रॉन का आवर्तकाल कितना होगा? 2 पाई m बाय v। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कितना होगा? bq/2 में घुस गया इतना, है ना? एक सेकंड में देखो, एक सेकंड में जितना चक्कर मारता है उसे क्या कहता है? साइक्लोट्रॉन की। और एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाता है, समझ में आ रहा है? साइक्लोट्रॉन में एक चक्कर पूरा करने में जितना लिखने का समय है, बाद में लिख लेना, है ना? तो साइक्लोट्रॉन में एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे साइक्लोट्रॉन का आवर्तकाल कहते हैं। उसे साइक्लोट्रॉन क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन में एक सेकंड में जितना चक्कर मारता है उसे साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। उसे साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। आधा चक्कर पूरा करने में भी जितना समय लगाता है उतना, और आधा चक्कर मारने में भी उतना ही समय लगाता है। तो वो समय कितना है? पाई m बाय v। सब पढ़ाया हुआ है सब। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो, अब बताए थे हम लोग, याद करो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़े थे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में पढ़ाया था कि जितना करंट पास करेगा उसका डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। यानी कि करंट जो है उसके डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। डिफ्लेक्शन क्या होता है? यानी कि I थीटा के समानुपाती होगा। I थीटा के याद करो, गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जितना ज्यादा करंट पास करवा रहे थे उसका नीडल यानी कि सुई जो है, गैल्वेनोमीटर का सुई उतना ज्यादा क्या हो रहा था? विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो थीटा के क्या होगा? समानुपाती। जब भी समानुपाती के साइन हटाते कुछ ना कुछ क्या लगता है? कांस्टेंट क्या लगता है? k। क्या लगेगा? और k का वैल्यू कितना था? याद है? बोलो यार, C/NAV। तो ये क्या था? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर याद है ना? मूविंग कॉइल शॉर्ट में याद करो ना, छोटे-छोटे पॉइंट सब खाली याद।
क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अरे बोलो, फिर बताए थे, याद करो, गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता क्या है? धारा सुग्राहिता क्या है? तो गैल्वेनोमीटर में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कितना धारा? मतलब एकांक धारा मतलब एक एम्पीयर ना, यूनिट करंट कितना करंट? तो यूनिट करंट पास कराने पर जितना डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है उसे गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता क्या कहते हैं? धारा सुग्राहिता। इसे पढ़ा है ना? तो कौन से देखो धारा सुग्राहिता क्या है? मान लो कि आई करंट पास कराए तो कितना कौन से विक्षेप हुआ? थीटा। तो यूनिट करंट पास कराए कितना कौन से विक्षेप हुआ? थीटा बाय। इसी को बोलेंगे धारा सुग्राहिता। आई एस इक्वल टू थीटा बटा आई। थीटा बटा आई की जगह क्या लिख सकते हैं? आई की जगह क्या लिख सकते हैं? के थीटा। क्या लिख सकते हैं? तो थीटा थीटा क्या हो जाएगा? तो के बचेगा और के का वैल्यू कितना डालेंगे? c बाय n। n भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा ना, n भी कहां जाएगा? ऊपर। तो is का फार्मूला क्या बनेगा? NAB बाय c। NAB बाय c ये क्या है? गैल्वेनोमीटर की धारा। अच्छा, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में कि अगर किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में लपेटों की संख्या बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे? लपेटों की संख्या क्या बढ़ा देंगे? जल्दी बोलो, क्या बढ़ाएंगे? लपेटों की संख्या बढ़ा देंगे। तो लपेटों की संख्या बढ़ाएंगे तो उसमें धारा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। धारा सुग्राहिता में क्या होगा? अरे NAB नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा तो क्या होगा? धारा सुग्राहिता। अरे लपेटों की संख्या पर निर्भर कर रहा है कि नहीं? n क्या है? कुंडली में लपेटों की संख्या। पढ़ाए थे वोल्टेज सुग्राहिता, याद है? और वोल्टेज सुग्राहिता का भी फार्मूला इसी तरह कुछ आया था। अच्छा, निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको निकाल देते हैं ना। ये सब दिमाग में आया कि नहीं आया? तो इसको नोट करो तो दिमाग से, फटाफट नोट करो इतना जल्दी। इतना आप ज्यादा नहीं करना, यहाँ तक करो, फिर इधर लिखेंगे, फिर उधर करना बाद में, ठीक है? इस साइड में थोड़ा सा पॉइंट में लिख लो, पॉइंट में लिख लो। सारा कॉपी में सीरियली लिखाया हुआ है, ठीक है? खाली इधर वाला, सिर्फ इधर वाला, ठीक है? सिर्फ इधर वाला नोट करो। ठीक है कि नहीं? इधर वाला दिमाग में तो आ गया होगा, सब तो पढ़ाया हुआ एकदम। चलो मिटाते इसको, है ना? चलो अब बात करेंगे क्या? गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सुग्राहिता। अरे बोलो यार, गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सुग्राहिता। वेरी गुड। गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सुग्राहिता। गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज, गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सुग्राहिता क्या है? गैल्वेनोमीटर देखो, गैल्वेनोमीटर मतलब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज सुग्राहिता क्या है? कैसा होता है ना? तो देखो वोल्टेज सुग्राहिता क्या होता है, देखो बोले क्या कि V वोल्ट आरोपित करने पर, कितना वोल्ट आरोपित करने पर? गैल्वेनोमीटर में V वोल्ट आरोपित करने पर मान लो कि गैल्वेनोमीटर का सुई जो है थीटा कोण से क्या हो गया? विक्षेप। कितना कोण से? तो एकांक वोल्ट आरोपित करने पर कितना कोण से विक्षेप होगा? थीटा बाय याद है कि नहीं? थीटा बाय। इसी को कहते हैं वोल्टेज, गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सुग्राहिता, याद है ना? तो गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सुग्राहिता Vs इक्वल हो गया थीटा बाय V की जगह हम लोग IR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और I की जगह क्या लिख सकते हैं? K थीटा। क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड। I को लिख सकते हैं K थीटा और इनटू R। कितना थीटा क्या होगा? C का वैल्यू कितना है? C बाय NA। C बाय NA। तो C यहां पे डाल दो, कितना हो जाएगा बोलो? C बाय NAB। ऊपर में चला जाएगा तो होगा Vs इक्वल कितना? NAB बाय CR। क्या हुआ? CR।
VS इक्वल टू NAB बाय CR। क्लियर है? तो ये है गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सप्लाई। गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सप्लाई क्या था भूल गया? गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सप्लाई का। तो गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सप्लाई क्या कुंडली में लपेटों की संख्या पर निर्भर कर रहा है? कर रहा है। कुंडली में लपेटों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो अगर कुंडली में लपेटों की संख्या बढ़ाएंगे तो भी वोल्टेज सप्लाई का क्या होगा? सारा चीज बताया हुआ है ना, सारा चीज को फिर से थोड़ा थोड़ा क्या करना, पॉइंट पॉइंट करके लिख लेना और टेस्ट। देखो हम जब टेस्ट देगा जब भी इतना दिमाग में रखना कि सारा चीज हमको 1 घंटा तक याद रहना चाहिए। कितना तक? जरूरी नहीं दिन भर पढ़ने का। समझ रहे बात को? ये नहीं कि नहीं याद करके पूरा एकदम धुन के, नहीं, रट्टा नहीं बनना चाहता। क्या करना है, सिर्फ इतना दिमाग रख, किसी तरह सारा का सारा फॉर्मूला हमको 1 घंटा तक याद रहे। कितना घंटा तक? 1 घंटा। 1 घंटा मतलब क्या? 1 घंटा एक टेस्ट होता है, तो 1 घंटा तक याद रखना। उसको भूल जाओ, खा लेना देना उसको फिर पढ़ना, फिर क्या करना, दिमाग में रखना किसी भी तरह सारा का सारा फॉर्मूला कितना देर तक याद रखना है? 1 घंटा तक। जब भी एग्जाम मतलब टेस्ट देने घुसेंगे, समझ रहे बात को, टेस्ट देने से लेके 1 घंटा तक क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। समझ में आ गया? यानी यहाँ समझ कि 60 मिनट जो है एक भी पॉइंट हम भूले ना, जितना का जितना फॉर्मूला हो दिमाग में रहना चाहिए, तब ना एक नंबर टिक कर पाएगा सही से। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो दिमाग रहना कि 1 घंटा किसी भी तरह हम लोग को याद रहना चाहिए। समझ रहा बात? चलो आगे बढ़ो। ये वोल्टेज सप्लाई समझ में आ गया होगा? आगे उसके बाद क्या पढ़ाए थे? याद करो, एमीटर पढ़ाए थे और वोल्टमीटर। क्या पढ़ाए थे? एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर क्या होता है बताओ? एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से धारा को मापते। किसको मापते हैं? धारा को मापा। छोटा छोटा बोले पॉइंट बाय पॉइंट क्या करना याद, ठीक है ना? क्या करना बोलो? धारा को मापा। तो एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से धारा को मापा, है ना? धारा को क्या किया जाता है? एमीटर क्या होता है? वास्तव में गैल्वेनोमीटर ही होता है, उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था ना। अरे बोलो क्या जोड़ा जाता है उसमें? शंट। क्या जोड़ा जाता है? शंट। तो अब पूछता है एग्जाम में कि एमीटर कैसे बनाया जाता है? एमीटर बताओ कैसे बनाया जाता है? जब गैल्वेनोमीटर के समांतर कर्म, याद है सब, जब गैल्वेनोमीटर के समांतर, जब गैल्वेनोमीटर के समांतर, जब गैल्वेनोमीटर के समांतर कर्म में एक निम्न प्रतिरोध का तार, यानी कि लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, एक बहुत ही निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ दिया था किधर? समांतर कर्म। अरे बोलो, तो एमीटर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो उसका शंट को कहां जोड़ा जाता है? गैल्वेनोमीटर के समांतर। गैल्वेनोमीटर के शंट को कहां जोड़ा जाता है? गैल्वेनोमीटर के समांतर। गैल्वेनोमीटर के जोर से बोलो, तुम क्या हो गया? थक गया क्या? गैल्वेनोमीटर के समांतर शंट को कहां जोड़ता है? गैल्वेनोमीटर के समांतर। शंट क्या होता है? एक निम्न प्रतिरोध का तार, ऐसा प्रतिरोध जिसका मान बहुत कम होगा, उसे क्या कहते हैं? शंट। क्या कहा जाता है? शंट। और शंट को हमेशा गैल्वेनोमीटर कहां जोड़ते हैं? समांतर कर्म में जोड़ा जाता है, तभी एमीटर क्या होता है? बनता है, तभी एमीटर बनता है। लेकिन एमीटर को परिपथ के किस कर्म में जोड़ा जाता है? श्रेणी कर्म। पूछेगा कि धारा को मापने के लिए, किसको मापने के लिए? धारा को मापने के लिए। किसको? धारा को मापने के लिए एमीटर को परिपथ के किस कर्म में जोड़ा जाता है? श्रेणी कर्म में जोड़ा जाता है। एमीटर को किस में? श्रेणी। लेकिन शंट, एमीटर बनाने के लिए शंट को कहां जोड़ा जाता है? समांतर कर्म। समांतर कर्म कहां जोड़ा जाता है? समांतर कर्म में जोड़ा जाता है। किसके समांतर कर्म में? गैल्वेनोमीटर के समांतर। तब क्या बनता है? एमीटर। क्या बनता है? एमीटर। क्या बनता है? एमीटर। लेकिन धारा को मापने के लिए एमीटर को किस कर्म में जोड़ेंगे? श्रेणी कर्म में। किसमें? श्रेणी। बात समझ में? एमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर आ जाओ। किसमें आ जाओ? वोल्टमीटर क्या था? वोल्टमीटर भी एक ऐसा जिसकी सहायता से दो बिंदु के बीच का विभवांतर का मान मापा जाता है। किसी तार के या किसी धारावाही तार के दो बिंदु के बीच के विभवांतर का मान मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? वोल्टमीटर भी वास्तव में क्या है? गैल्वेनोमीटर। वोल्टमीटर भी वास्तव में क्या है? गैल्वेनोमीटर है। वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है? जब गैल्वेनोमीटर के श्रेणी कर्म, श्रेणी मतलब श्री ना, जब गैल्वेनोमीटर के श्रेणी कर्म में एक निम्न उच्च प्रतिरोध का तार, बोलो क्या? उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा तो वोल्टमीटर का निर्माण होता है। लेकिन वोल्टमीटर को परिपथ के किस कर्म में जोड़ा जाता है? समांतर कर्म में जोड़ा जाता है। क्या मापने के लिए? वोल्टेज। याद रखना, परिपथ में जोड़ते हैं वोल्टेज मापने के लिए। कहां? समांतर। कहां? समांतर। लेकिन वोल्टमीटर बनाने के लिए प्रतिरोध को कहां जोड़ा जाता है? समझ में आ गया? वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा। कैसे? क्योंकि गैल्वेनोमीटर के समांतर कर्म में क्या जोड़ेंगे?
एक उच्च प्रतिरोध करता है, तो गैल्वेमीटर का प्रतिरोध अपने बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से तो बहुत प्रतिरोध, बहुत ज्यादा प्रतिरोध वाला तार जोड़ दिया तो बन जाता है क्या एमीटर, सॉरी वोल्टमीटर, बोला होता है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है किसी आदर्श वोल्टमीटर में, किसमें आदर्श मतलब आइडियल वोल्टमीटर है ना, तो किसी आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। कितना होता है अनंत, तो बहुत ज्यादा, अनंत का मतलब बहुत ज्यादा। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। बोलो वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बहुत ज्यादा। अच्छा गैल्वेनोमीटर में देखो सवाल ऐसे आता है कि सिर्फ गैल्वेनोमीटर को ही, बोलो सिर्फ गैल्वेनोमीटर का ही यूज करके धारा को क्यों नहीं मापा जाता है? तो बताइए तुम लोग को कि धारा को इसलिए सिर्फ गैल्वेनोमीटर का उपयोग करके नहीं मापा जाता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या होता था खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित होगा तो हीट एनर्जी का फार्मूला होता है H = I स्क्वायर। अगर उससे करंट बहेगा बहुत ज्यादा तो उसमें उष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न होता था, तो गैल्वेनोमीटर गर्म हो जाता था, गर्म होकर क्या होता था जल जाता था। गैल्वेनोमीटर क्या होता था जल। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर के, गौर से सुनो, अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, गैल्वेनोमीटर के जल्दी बोलो समांतर क्रम, इसमें समांतर क्रम में अगर एक शंट जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे शंट का मतलब होता है निम्न प्रतिरोध का तार, तो इससे जो धारा प्रवाहित हो रहा है उस धारा का सारा धार, मान लो कि इस गैल्वेनोमीटर से Ig करंट पास हुआ, कितना करंट Ig में कितना, I में कितना करंट पास हुआ I में कितना करंट पास हुआ Ig, तो बाकी करंट कितना होगा I माइनस Ig, तो I माइनस Ig करंट किससे पार हो जाता है इधर से, तो इसमें यानी कि गैल्वेनोमीटर से जो पार होने वाला करंट बहुत कम है। समझ में आ गया? तो जलता नहीं है और जल्दी खराब नहीं होगा, जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये जब कर दी कंडीशन लगा दी थी, कौन सा कंडीशन एमीटर बन गया, क्या बन गया एमीटर। इसलिए गैल्वेनोमीटर को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट किया जाता है एमीटर, किसमें कन्वर्ट किया था एमीटर। और एमीटर से क्या मापते हैं धारा, समझ में आ गया? डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम लोग धारा को इसलिए नहीं मापते क्योंकि वो जल जाता है, क्या होता है खराब होने का संभावना बहुत ज्यादा होता है, खराब होने का संभावना क्या होता है बहुत ज्यादा। इसलिए उसको किसमें बदल देते हैं एमीटर, किसमें बदलते हैं एमीटर में बदल के क्या मापते हैं धारा, क्या मापा जाता है धारा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? सारा चीज लिखाए होंगे, एकदम लिखाए कि नहीं, सारा चीज लिखाए। आगे बढ़ते हैं, तो शायद यहीं तक इसमें पढ़ाए थे ना, उसका शुरू किए थे मैग्नेटिज्म, क्या पढ़ाए थे मैग्नेटिज्म में पढ़ाए थे चुंबकीय आघूर्ण, क्या पढ़ाए थे याद है कि नहीं? चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है कैपिटल M = स्मॉल m और इनटू 2i, स्मॉल m इनटू 2i, स्मॉल m इनटू, याद है कि भूल गया? याद है ना स्मॉल m इनटू 2i। लेकिन इससे हम लोग यूनिट डायमेंशन निकालते नहीं, इस फॉर्मूला से यूनिट डायमेंशन नहीं निकालते। तो किस फॉर्मूला से निकालते हैं? याद करो कि जब किसी वृत्ताकार तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका एक फेस साउथ पोल और एक फेस क्या होता है उसका एक फेस साउथ पोल और एक फेस, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है मैग्नेट की तरह बिहेव, कैसे बिहेव करता है मैग्नेट। ये भी मैग्नेटिक मोमेंट बनाएगा, तो बोलो चुंबकीय आघूर्ण बनाएगा। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला बता दें, यहाँ पे याद है कि नहीं? ये स्मॉल m जो है एरिया ले लेता है, कौन लेता है स्मॉल m का प्लेस कौन लेता है एरिया, और 12 का प्लेस कौन लेता है करंट, जो इससे करंट पास हो रहा है। बोलो एरिया का मतलब क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रास काट का क्षेत्रफल। m का प्लेस कौन लेता है एरिया, m का प्लेस कौन लेता है एरिया, एरिया कौन लेता है एरिया, और 12 का प्लेस कौन लेता है करंट, कौन लेता है करंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बनता है, बोलो याद करो S1 की जगह लिख देंगे a, इसकी जगह क्या लिख देंगे I, तो a और इनटू I किसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। इसको बोल सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को किसी भी नोट करते हैं कैपिटल, सारा चीज कॉपी में लिखा है, लिखा है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक? याद करो कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, किसी वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, तो इसमें उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ाए थे M = EVR/2, EVR/2। जल्दी बोलो क्या पढ़ाए थे EVR/2, EVR/2। और भी पढ़ाए थे याद करो, और एक फॉर्मूला पढ़ाए थे M = था E/2m और इनटू L, याद है कि नहीं? E/2m और इनटू L, E/2m इनटू L। L क्या है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। और याद करो उसमें पढ़ाए थे कि बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के आधार पर, बोर थ्योरी ऑफ nth कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है M = NH/2। किसने बताया था? किसने बताया था? तो बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम के आधार पर
इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है L इक्वल टू NH/2 NH/2 तो NH कक्षा में घूमते कितना कक्षा NH तो NH है ना N1 कक्षा तो NH कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण पढ़ाए थे M इक्वल टू देखो इसकी जगह यहाँ डाल देंगे तो होगा बोलो E/2M होगा कि नहीं होगा लिखा नहीं रहे E/2 और इनटू होगा NH/2 सॉल्व करेंगे अच्छा तो n को पहले लिख देते n पहले चला गया तो होगा बोलो 4 तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला ये रहा कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है EH/4πm को क्या कहते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे हम EH/4π क्या कहते हैं बोर मैग्नेट क्या कहा जाता है बोर मैग्नेट को किसे डिनोट करते हैं म्यू से किसे डिनोट करते हैं म्यू से इधर वाला मिटाओ इसको बीच वाला मिटाओ सॉरी बीच वाला क्या करना लिखना इसको नोट करो फटाक से तब इसको मिटाएंगे फिर से बीच वाला को लिखो तो पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखते जाओ सब सीरियली कॉपी में लिखा हुआ है ठीक है जल्दी लिखो फटाक से चार को नहीं सिर्फ बीच वाला लिखना किसको लिखना सीरियली लिखो सीरियली समझ में आ गया लाइन बाय लाइन कि कॉपी जब पलटेगा ना तो सब मिल जाएगा उसमें है ना हो गया समझ गया बात कोई दिक्कत है क्या नहीं देखो जब इलेक्ट्रॉन nth कक्षा में घूमता है कहाँ घूमता है nth कक्षा में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण यानी इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है n × EH/4π हमको बोर मैग्नेट कहते हैं क्या कहते हैं बोर मैग्नेट क्या कहा जाता है EH/4π को क्या कहते हैं बोर मैग्नेट किसे डिनोट करते हैं म्यू से और इसका वैल्यू कितना होता है 9.2 × 10⁻24 अरे बोलो 24 एम्पियर मीटर यहाँ पे गौर से देखो NH/2π लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है NH/2π H को क्या कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट H को क्या कहा जाता है प्लैंक कांस्टेंट H को क्या कहा जाता है और H का वैल्यू कितना होता है 6.62 × 10⁻34 जूल पर सेकंड जूल सेकंड क्या होता है जूल सेकंड समझ में आ गया एक बार और बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड
-34 जूल सेकंड। बस समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? इसको क्या कहता है? बोर मैग्नेट। तो अब बात बता, इसके जगह पे हम बोर मैग्नेट म्यू भी लिख सकते हैं ना? तो चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला फाइनली हम लोग का आया था n * म्यू, n * म्यू b, n * म्यू b। बस समझ में आ गया? तो nth कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? m = n * म्यू b, n * म्यू b। याद है कि नहीं? बता दें कि चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा बोर मैग्नेटॉन के आधार पर दे। याद है ना? चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा बोर मैग्नेटॉन के आधार पर दे। तो यदि n = 1 कर देंगे, यदि n = कितना कर देंगे? 1, तो m क्या हो जाएगा? म्यू b। क्या होगा? म्यू b। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के पहले कक्षा में चक्कर काटता है, क्या करता है? पहले कक्षा में। कौन सा कक्षा में? पहला कक्षा। n = 1 हो जाएगा। तब m = क्या होगा? यानी कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के पहले कक्षा में चक्कर काटेगा तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को ही बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को ही क्या कहा जाता है? बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है लोग? बोर मैग्नेटॉन कहा जाता है। यहाँ तक पता है? कोई दिक्कत है? उसके बाद तुम लोग को कुछ अर्थ मैग्नेटिज्म से कुछ बताएंगे ना? याद है? भूल गया? चलो यहीं पे, अच्छा इसको लिखो तो पहले इधर वाला। अब दोनों ही लिखो एक साथ फटाफट, इसको खत्म कर देना। बस अब थोड़ा सा है। सब सीरियल ही लिखेगा, ठीक है ना? कितना समय लगा लिखने में? जल्दी लिखो यार फटाफट। हो गया? चेक इसको मिटा दो। क्या बात समझ में आ गया ना? चलो उसके बाद बता दे, याद करो। अब बता दे, क्या बता दे? भौगोलिक अक्ष बताए थे, चुंबकीय अक्ष बताए थे, याद है कि नहीं? भौगोलिक योगांतर बताए थे, चुंबकीय योगांतर बताए थे, याद है कि नहीं? उसके बाद दिक्पात कोण बताए थे। दिक्पात कोण क्या बताए थे? दिक्पात कोण क्या होता है बताओ? दिक्पात कोण क्या होता है? चुंबकीय योगांतर और भौगोलिक योगांतर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है।
भौगोलिक अवान्तर और चुंबकीय अवान्तर के बीच के कोण को क्या कहता है? क्या देखिए नहीं, जोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ऐसे दिखाई देना। चलो उसके बाद देखो नमन कोण का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं सर, ये सब नहीं पढ़ा है? अच्छा, कहाँ से पढ़ा के रखे थे? देखो देखो जल्दी, नमन कोण वगैरह नहीं पढ़ा है ना? फाइनली बोर मैग्नेट अपना, हाँ बोर मैग्नेट अच्छा बस यही तो बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास ऑफ क्लास होगा, ठीक है, आगे जब पढ़ाएंगे तभी रिवाइज करवाएंगे। अब यहीं तक टेस्ट होगा, तो यहीं तक तुम लोग क्या करना है, तैयारी करना है। चलो ठीक है, आज इतना ही रुको। 4 बजे क्लास होगा।